देखें, इससे पहली वाली वीडियो में मैं बात कर रहा था मैट्रिक्सों पर संक्रियाओं के बारे में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया मैट्रिक्सों की योग संक्रिया पढ़ी थी हमने, वहां योग संक्रिया ये अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे आज पढ़ते हैं, देखिए मैट्रिक्सों की व्यकलन संक्रिया पढ़ेंगे, व्यकलन संक्रिया। तो यहां अपन मैट्रिक्सों को घटाना सीखेंगे। तो देखिए किस तरीके से घटाते हैं। तो देखिए दो मैट्रिक्स व्यकलन के लिए तैयार होते हैं यदि उनकी कोटि समान हो। यानी जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए, इस तरीके से लिया है मैट्रिक्स ए जिसकी कोटि ली है मैंने m/n, तथा एक मैट्रिक्स लिया है मैंने बी दूसरा, इसकी कोटि ली है मैंने मैट्रिक्स बी की कोटि ली, सॉरी मैट्रिक्स बी लिया है और इसकी कोटि m/n ली है bij, इसकी कोटि है m/n। यहाँ देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं, इस तरीके से हैं। यहाँ मैं मैट्रिक्स ए में से बी को घटाऊंगा, अपन बी में से भी ए को घटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ए में से बी को घटाना है। तो ए में से बी को घटाएंगे अपन। तो देखिए घटाने से पहले आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान होनी चाहिए। कोटि समान है तो ही घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं घटा सकते। तो यहाँ मैट्रिक्स ए की कोटि m/n है, बी की कोटि m/n है, तो इसका मतलब है अपन ए में से बी को भी घटा सकते हैं और बी में से ए को भी घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ ए में से बी को घटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये बताऊं ए में से बी को घटाना, वैसे अपन बी में से ए को भी घटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए में से बी को घटाएंगे तो इसको ऐसे व्यक्त करेंगे अपन a-b से। जहां ए में से बी को घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे, ए के संगत अवयवों में से बी के संगत अवयव घटाएंगे। यानी मैट्रिक्स ए के संगत अवयव है aij, माइनस करेंगे अपन बी के संगत अवयवों को, यानी bij, ठीक। जहां इसकी कोटि मैट्रिक्स ए और बी की कोटि के समान ही होगी। मैट्रिक्स ए और बी की कोटि है m/n, तो a-b की जो कोटि प्राप्त होगी वो भी होगी m/n। तो a-b इस तरीके से आ जाएगा। यदि हमें b-a ज्ञात करना हो तो bij में से घटा देंगे अपन aij को, तो इस तरीके से घटा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें अपन, एक एग्जांपल लेते हैं घटाने के लिए। माना मैट्रिक्स ए ले रहा हूं मैं, यहाँ मैट्रिक्स ए लिया है मैंने 4 5 1 3, तथा मैट्रिक्स बी लिया है बी ले रहा हूं मैं यहाँ 3 2 4 5 ये लिया, ठीक है। a-b ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ से a-b ज्ञात करेंगे, a में से b को घटाएंगे तो a के संगत अवयवों में से b के संगत अवयव घटाएंगे, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे, यानी 4 - 3। 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 - 2, 5 - 4, 3 - 5, इस तरीके से घटा देंगे। यानी a-b बराबर आएगा, ये तो आया 1, ये आएगा -1, ये आएगा यहाँ 1 और ये आएगा यहाँ -2। तो a-b इस तरीके से ज्ञात अपन कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि a के संगत अवयव में से b के संगत अवयव घटाने हैं। यदि हमें b-a ज्ञात करना हो तो b के संगत अवयवों में से a के संगत अवयवों को घटाना है। तो इस तरीके से अपन व्यकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन व्यकलन संक्रिया के गुणधर्म। व्यकलन संक्रिया के गुणधर्म, व्यकलन संक्रिया के गुणधर्म, व्यकलन संक्रिया के गुणधर्म, ठीक है। यहां देखिए पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो यहां देखिए मैट्रिक्सों की व्यकलन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। सोचिए देखें, यानी पहले तो a-b करेंगे और फिर b-a। तो आप मुझे ये बताइए सोच के कि a में से यदि b को घटाएं और b में से a को घटाएं तो ये बराबर थोड़ी प्राप्त होंगे। जैसे इधर देखना, मैं 5-3 करूं और 3-5 करूं तो दोनों इक्वल आते हैं क्या, ठीक। ये तो बराबर प्राप्त होगा, 2 के और ये आएगा -2 के, तो नॉट इक्वल टू प्राप्त हुए। यानी व्यकलन संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। a-b का जो मान होगा ना वो b-a के बराबर प्राप्त
नहीं होता है। तो मैट्रिक्सों की व्यकलन संक्रिया क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात a माइनस बी का जो मान है वो नॉट इक्वल टू होता है b माइनस ए के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी मैट्रिक्सों की व्यकलन संक्रिया साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करती है। यानी साहचर्य नियम के लिए अपन ऐसे लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे a माइनस बी, ये विकलन संक्रिया के लिए है माइनस सी, जहां इन दोनों का मान सेम प्राप्त नहीं होता है। ठीक, दोनों मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसका जो मान है वो इसके मान के बराबर प्राप्त नहीं होता है, यानी ये नॉट इक्वल टू प्राप्त होता है। अर्थात मैट्रिक्सों की व्यकलन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। तो ध्यान रखें, मैट्रिक्सों की जो व्यकलन संक्रिया है ना तो वो क्रमनिर्णय नियम का पालन करती है और ना ही वो साहचर्य नियम का पालन करती है। ये दोनों मान भी सेम नहीं है। हल करके देख लीजिए आप, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस बी प्लस सी आएगा, इधर तो ये आएगा, इधर आएगा a माइनस बी माइनस सी, तो दोनों मान सेम प्राप्त हो ही नहीं सकते, तो ये नॉट इक्वल टू प्राप्त होता है। अर्थात मैट्रिक्सों की व्यकलन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। तो अपन व्यकलन संक्रिया के लिए अपन ये दो ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्रमनिर्णय नियम और साहचर्य नियम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट संक्रिया की तरफ। दो संक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, अब तीसरी संक्रिया पढ़ेंगे अपन। देखिए थर्ड संक्रिया आती है गुणन संक्रिया, मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया। देखिए मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया, देखिए यहाँ दो मैट्रिक्सों का अपन गुणा करना सीखेंगे, तो दो मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे अपन। तो देखिए दो मैट्रिक्सों का गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले इतना ध्यान में रखें कि जो गुणा है कि जैसे अपन दो मैट्रिक्स लें, एक मैट्रिक्स लिया मैंने A, दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने B, जहां मैट्रिक्स A की जो कोटि ली है मैंने, मैट्रिक्स A की जो कोटि ली है वो ली है मैंने m by p, और मैट्रिक्स B की कोटि ली है मैंने यहाँ n by p। यहां देखिए ये दोनों मैट्रिक्स A और B लिए, जहां A की कोटि है m by p और B की कोटि है n by p। ये दोनों मैट्रिक्स गुणा के लिए अनुकूलीय होंगे यदि मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की, सॉरी ये n by p नहीं p by n लिया है, p by n। यहां देखें दो मैट्रिक्स A और B गुणा के लिए अनुकूलीय होंगे यदि मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। यानी यहां मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या तो है p और मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या है p, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल। यानी मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, तभी योग होगा, अन्यथा योग संभव नहीं है। यानी योग होने के लिए ये इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जहां इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा AB, दोनों मैट्रिक्सों का जो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा AB, इसकी जो कोटि आएगी ना वो ये होगी, इसकी कोटि ये होगी, यानी m by n। जहां ध्यान दें मैट्रिक्स A की कोटि है m by p, मैट्रिक्स B की कोटि है p by n, और AB की जो कोटि है यानी दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसकी कोटि आएगी m by n। ठीक, ये ध्यान रखना है अपने को। तो देखिए गुणा करना सीखते हैं अपन, गुणा करना बताता हूं मैं आपको किस तरीके से करेंगे। एग्जांपल लेते हैं अपन गुणा करने के लिए, ये मिटा देता हूं और एग्जांपल से ही समझेंगे अपन, और ये गुणा आना चाहिए सबको, क्योंकि गुणन संक्रिया से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर आधारित है। यहां देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स लिया है मैंने ए मैट्रिक्स इस तरीके से ले रहा हूं मैं, 3 2 1 4 5 3।
तथा एक मैट्रिक्स लिया है मैंने यहाँ बी मैट्रिक्स इस तरीके से ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स दिया है। यहां देखें मैट्रिक्स ए की जो कोटि है वो 2/3 है, यानी 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। मैट्रिक्स बी की जो कोटि है, मैट्रिक्स बी की जो कोटि है वो है 3y2, यानी 3 तो पंक्तियां हैं 1 2 3, स्तंभ हैं 2। यहां देखिए मैट्रिक्स ए का गुणा करना है हमें बी से, मैट्रिक्स ए का गुणा करना है बी से। तो देखिए गुणा के लिए सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ए का यदि बी से गुणा करना है तो इस गुणा को अपन ए बी से व्यक्त करेंगे, ए बी से, जहां ए बी गुणा तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। तो मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या भी कितनी है? 3। तो ये दोनों इक्वल है। मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी की पंक्तियों के बराबर है, इसका मतलब है ए का गुणा हो जाएगा बी से। एक चीज और ध्यान रखें, जब अपन मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया के गुणधर्म पढ़ेंगे तो इतना ध्यान रखना कि ए गुणन संक्रिया जो होती है वो क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करती है। ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, और ये भी जरूरी नहीं है कि यदि ए का गुणा बी से हो तो आवश्यक नहीं है कि बी का गुणा भी हो जाए किससे? ए से, जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ ये मैट्रिक्स ए लिया है मैंने, ये बी लिया है, यहाँ ए का गुणा बी से तो हो रहा है, ए बी तो संभव है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि बी ए संभव हो ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है, यानी मैट्रिक्स ए और बी की कोटि पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां मैट्रिक्स ए और बी की कोटि है 2/3, मैट्रिक्स बी की कोटि है 3/2, जहां मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी की पंक्तियों के बराबर है। ऐसा है, मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या 3, बी की पंक्तियों की संख्या भी 3 है, तो यहाँ ए का गुणा बी से हो जाएगा। ए बी तो संभव है, बट मैं ये कह रहा था बी ए संभव हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब बी ए संभव कब होगा, ध्यान दें, बी ए कब संभव होगा? बी में स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो बी ए भी संभव हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं है तो बी ए भी संभव नहीं होगा। यदि बी ए की बात करें तो ध्यान दें, बी ए भी यहां देखिए मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, तो यहाँ बी ए भी संभव है, यानी ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, बट कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ तो दोनों ही संभव है, ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, बट कोई जरूरी नहीं है कि ए बी संभव है तो बी ए भी संभव हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ये मैट्रिक्स ए और बी की कोटि के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात और कि मान के चलते हैं कि ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, यानी दोनों ही गुणा हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ हो रहा है, ए बी भी संभव है, बी ए भी संभव है। तो मैं कह रहा हूं कि चलो मान के चलें कि ए का गुणा बी से हो जाएगा और बी का गुणा ए से हो जाएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है कि इन दोनों के मान सेम हो, आवश्यक नहीं है। ए भी बराबर भी हो सकता है बी ए के और नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया क्रमन्वय नियम का पालन करे, ये आवश्यक नहीं है, यानी ए बी का मान बी ए के मान के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक, तो ये ध्यान रखें भैया। अब देखिए गुणा करना सीखते हैं, गुणा करते हैं। देखिए इनकी गुणांक को मैं ए बी से व्यक्त कर रहा हूं, ए बी। तो पहले तो मैट्रिक्सों को लिख लेता हूं मैं एक बार। मैट्रिक्स ए का मान रख रहा हूं, पंक्ति लिख रहा हूं, उस पर 3 2 1 4 5 3। मैट्रिक्स बी को लिख रहा हूं 1 3 5, ये इसका पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है 2 4 और 6। अब ढंग से समझें आप, उनका गुणा किस तरीके से करना है, ध्यान से समझें। देखिए गुणा करने के लिए क्या करना है अपने को,
कि मैट्रिक्स बी का यानी इस वाली मैट्रिक्स का स्तंभ पकड़ना है अपने को, यानी मैट्रिक्स बी का स्तंभ पकड़ना है और ऐसे पकड़ेंगे और मैट्रिक्स ए की पंक्तियों के ऊपर रखेंगे इसको। यानी ये समझिए आप मैट्रिक्स बी के स्तंभ को पकड़ेंगे, पहला स्तंभ पकड़ेंगे और स्तंभ है, पहला स्तंभ है 1 3 5, इसको पकड़ के बी की पंक्तियों पे रखेंगे, यानी इसको ऐसे उठा के यहां रख देंगे। यानी ध्यान दें, मैट्रिक्स बी के स्तंभ को पकड़ेंगे और इसको ए की पंक्तियों पे रख देंगे ऐसे, यानी 1 3 5 को उठाया और ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ये ध्यान रखें आप ऐसे। तो 1 तो यहां आएगा और 3 और 5 यहां आएगा। ठीक, देखिए मैट्रिक्स ए का गुणा बी से कर रहे हैं, ए का गुणा बी से कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स बी के पहले स्तंभ को पकड़ेंगे और मैट्रिक्स ए की पंक्तियों पे रख देंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहां रखा 1 3 5। अब इसके बाद में क्या करना है, इस 1 का गुणा 3 से करना है और 3 का गुणा 2 से करना है, 5 का गुणा 1 से करना है और बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। यानी इस 1 का गुणा 3 से करेंगे, यानी 1 गुणा 3 ऐसे लिखेंगे पहले, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, फिर 3 का गुणा 2 से 3 गुणा 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 का गुणा 1 से 5 गुणा 1 ऐसे लिखना है। इसके बाद में ये तो मैंने पहली पंक्ति से गुणा किया है, तो पहली पंक्ति लिखिए इसके, पहली पंक्ति 1 3 5 का पहली पंक्ति से गुणा किया तो पहली पंक्ति लिखेंगे। अब दूसरी पंक्ति में भी गुणा करेंगे इसी का 1 3 5 का, इसमें गुणा करेंगे। अब 1 3 5 का 4 से गुणा करेंगे, अवयवों को यहाँ लिखेंगे। 1 का गुणा किया है मैंने इस 4 से, फिर 3 का गुणा किया है 5 से, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, प्लस 3 का गुणा 5 से, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे इस 5 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 3 से, यानी कि पहले स्तंभ का गुणा कर दिया है मैंने इस तरीके से। अब दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ का, तो इसी तरीके से इस दूसरे स्तंभ को पकड़ेंगे, इस दूसरे स्तंभ को पकड़ेंगे। दूसरा स्तंभ है 2 4 6, इस 2 4 6 को उठा के अपन मैट्रिक्स ए की पंक्तियों पर रख देंगे, यानी इसको उठाया और इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, ये ध्यान रखें, इसको उल्टा नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं करना है अपने को। 2 4 6 यानी 2 4 6 ऐसे आएगा, यानी 2 तो यहां आएगा, 2 4 6 इस तरीके से, यानी इसको ऐसे पकड़ के रखना है, जैसे 1 3 5 को रखा मैंने ऐसे, ऐसे इसको रखना है। ठीक, अब यहाँ 2 4 6 को रख दिया। अब ये दूसरा स्तंभ है, तो पहले स्तंभ का गुणा किया तो मैट्रिक्स का पहला स्तंभ आया। अब दूसरे स्तंभ का गुणा कर रहा हूं तो अब दूसरा स्तंभ आएगा इस मैट्रिक्स का, यानी इधर लिखना है। पहले स्तंभ का गुणा किया तो पहला स्तंभ आ गया। अब दूसरे स्तंभ का गुणा कर रहे हैं 2 4 6 का, तो अभी अब यहां लिखेंगे, तो 2 का गुणा पहले 3 से, यानी 2 × 3 प्लस, फिर प्लस का चिन्ह, 4 × 2 प्लस 6 × 1। अब ये पहली पंक्ति में गुणा किया तो पहली पंक्ति आ गई, दूसरी पंक्ति में गुणा करूंगा, 2 का गुणा 4 से, फिर 4 का गुणा 5 से, 6 का गुणा 3 से, तो 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 × 4, फिर 4 का गुणा 5 से, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 × 5, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर प्लस का चिन्ह, 6 × 3, 6 × 3, ये गुणा हो गया। यहाँ देखिए टोटल कर लेंगे अपन जितना भी आता है, 3 × 1 यानी 3 प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 6 प्लस 5, ये हो जाएगा यहाँ 4 प्लस 15 प्लस 15, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 6, ये 8 प्लस 20 प्लस 18, तो ये आएगा यहाँ 6 और 3 9 और 5 14, ये 15 15 30 और ये 34, ये 8 6 14 और ये आया 20, 8 28 और 18 38 और 8 20 और 18 38, 38 और 8 46, इस तरीके से आएगा। जहां इसकी जो कोटि है ना वो इस तरीके से आएगी। कोटि देखें, देखिए ये तो बराबर हो तो गुणा संभव है, यानी इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों के बराबर हो तो गुणा संभव है। और ये गुणा के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि होगी 2/2, तो इसकी कोटि कितनी आई 2/2। तो इस तरीके से अपन गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणन संक्रिया है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे अपन गुणन संक्रिया के गुणधर्म, गुणन संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये गुणा करना सीखा है,
गुणन संक्रिया के गुणधर्म, गुणन संक्रिया के गुणधर्म। देखिए पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। देखिए गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी बताया था मैंने, यानी ए बी बराबर बी ए कोई आवश्यक नहीं है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करे आवश्यक नहीं है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, यानी कोई जरूरी नहीं है। यानी ए बी बराबर भी हो सकता है बी ए के और नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करे आवश्यक नहीं है। दोनों बातें कर भी सकती है, इक्वल भी हो सकता है वहां और नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि बराबर है या नॉट इक्वल टू, यानी क्वेश्चन किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। यहां देखिए साहचर्य नियम के लिए तीन मैट्रिक्स लेंगे अपन ए बी और सी। गुणा के लिए ऐसे लिखेंगे, एक बार तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी और एक बार लिखेंगे अपन ए बी सी। अब देखिए मान के चलें कि बी का गुणा तो सी से हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि बी का गुणा सी से कब होगा, बी में स्तंभों की संख्या सी की पंक्तियों के बराबर हो, और फिर ए का गुणा भी करना है बी सी से, तो इसका मतलब है ए में स्तंभों की संख्या बी सी की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ ए बी इंटू सी है, तो ए का गुणा बी से होगा, कब होगा कि ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो, और ये जो मैट्रिक्स आया ए बी इसका गुणा फिर सी से करना है, तो इन दोनों का गुणा सी से तभी होगा, ए बी का गुणा सी से तभी होगा कि जब ए बी में स्तंभों की संख्या सी की पंक्तियों के बराबर हो। अब मान के चलते हैं कि ये गुणा संभव है, यानी बी सी का गुणा बी का गुणा सी से हो जाएगा और इसका गुणा ए से हो जाएगा, यानी ए बी सी संभव है, इधर भी ये गुणा संभव है, तो ये मान बराबर होता है। यानी मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, यानी ए इंटू बी सी बराबर होता है ए बी इंटू सी के। मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट साहचर्य नियम हो गया। अब बात करेंगे गुणन तत्समक की, गुणन तत्समक। जैसे कि मैंने योज्य तत्समक निकाला था पिछली वीडियो में, योज्य तत्समक के बारे में बताया था आपको। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं अपन गुणन तत्समक। जैसे रियल नंबरों की बात की थी मैंने, रियल नंबर जैसे 5 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 5 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो एक ऐसी संख्या है जिसका 5 से मतलब नहीं है, किसी भी संख्या में गुणा कर दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 5 में गुणा 1 का कर दो, 6 में कर दो, 6 पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 7 में कर दो, 7 पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये होता है गुणन तत्समक। ठीक, गुणन तत्समक एक होता है और गुणन तत्समक अद्वितीय होता है। एक ही एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके अलावा और कोई संख्या का अस्तित्व नहीं है, तो गुणन तत्समक होता है एक। तो गुणन तत्समक की डेफिनेशन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो गुणन तत्समक होता है। अब यहाँ अपन वास्तविक संख्याएं नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ मैट्रिक्सों के लिए निकालना है। जैसे ए है, अब ए में किस मैट्रिक्स का गुणा किया जाए, ए में किस मैट्रिक्स का गुणा करें कि ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इकाई मैट्रिक्स, ए में इकाई मैट्रिक्स का यदि गुणा कर दिया जाए ना तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जहां ए आई का जो मान है ना वो बराबर होता है आई ए के, ये भी है ए आई बराबर ए बराबर आई ए, ये ध्यान रखें। यानी इकाई मैट्रिक्स जो होती है ना उसका मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कर दो आप, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये होता है इकाई मैट्रिक्स को कहते हैं अपन गुणन तत्समक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखा भी देता हूं मैं, इधर ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स लिया है मैंने, मान लो 1 2 3 4, और इसी कोटि का मैंने द्वितीय कोटि का मैंने मैट्रिक्स ले लिया इकाई मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स, ठीक है। यहां देखिए
इन दोनों का यदि गुणा करें ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए ही प्राप्त होगा। यानी ए का गुणा कर रहा हूं मैं आई से, तो ये है 1 2 3 4 और इसका गुणा आई से करने आई का मान रख दिया 1 0 0 1। गुणा करेंगे पहले स्तंभ को रखेंगे यहाँ 1 0, तो ये आएगा यहाँ 1 का गुणा 1 से 1 प्लस 0, यहाँ आएगा 3 प्लस 0। अब 0 1 का गुणा करेंगे 0 1, तो यहाँ आएगा 0 प्लस 2, यहाँ आएगा 0 प्लस 4। गुणा कर दिया है मैंने, कैलकुलेट करेंगे आएगा 1 2 3 4। यानी इकाई मैट्रिक्स का ए से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाद में ए ही प्राप्त हुआ है ए। तो इकाई मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका किसी भी मैट्रिक्स में गुणा करें अपन तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इकाई मैट्रिक्स को कहेंगे अपन गुणनतत्समक मैट्रिक्स। ठीक, जहां आई ए का जो मान है ए आई का आई ए के बराबर भी होता है, जैसे मैंने ए आई निकाला है ना, अब आई ए भी निकालू ना तो दोनों मान सेम आते हैं। ठीक है, यानी इसका मान भी बराबर आएगा किसके, ए के, यानी इतना ही प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखें, इकाई मैट्रिक्स जो होती है वो गुणनतत्समक मैट्रिक्स होती है। अब पढ़ेंगे अपन गुणन प्रतिलोम। नेक्स्ट गुणन प्रतिलोम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, देखिए गुणन प्रतिलोम के लिए आपको पहले गुणनतत्समक पता होना चाहिए कि गुणनतत्समक क्या होता है। गुणन प्रतिलोम का मतलब है, देखिए जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स का गुणा करें, ये कोई मैट्रिक्स दिया है, किस मैट्रिक्स का गुणा करें कि गुणनतत्समक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो गुणनतत्समक मैट्रिक्स होता है आई। ठीक, इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए, तो इसमें गुणा कर देंगे अपन 1/a का। 1/a का गुणा करते हैं तो बराबर आता है आई के। ठीक है, तो यहाँ a के जो गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी वो होगी 1/a, और 1/a को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, a इंटू ए इनवर्स बराबर आई। 1/a को लिख दिया मैंने a इनवर्स, जहां इसका भी मान बराबर होता है a इनवर्स इंटू a के। यानी इतना ध्यान रखना है आपको, गुणन प्रतिलोम का मतलब है कि मैट्रिक्स ए में कौन सी मैट्रिक्स का गुणा किया जाए कि इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी गुणनतत्समक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 1/a का यदि गुणा करें ना a इंटू 1/a तो बराबर आता है आई के। अर्थात मैं कह सकता हूं कि a की गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स है 1/a, और 1/a को लिख दिया मैंने a इनवर्स, जहां a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, जहां इसका मान इसके भी बराबर होता है, यानी a इंटू ए इनवर्स भी आई आता है, ए इनवर्स इंटू ए भी बराबर आता है आई के। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक, दैट्स ऑल।